हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जो कि हिंदी लैंग्वेज और जीके एंड रीजनिंग वाला था। आज हमारा थर्ड पार्ट है। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर है 2019 का। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशनिस्ट के नाम से ही है। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी तो मैं 2020 का अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, सारे पार्ट कवर कर चुका हूँ और इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, अगर बच्चे सफल होंगे मीन्स सक्सेसफुल होंगे तो क्या मिलेगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, हमने जो भी उनको ज्ञान दिया, जो भी उनको पढ़ाया, वो उनके काम आया। और वो उससे हमें क्या मिलेगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन होंगे या आपके टीचिंग स्किल से भी जुड़े होंगे, है ना। और आप कितना समझ रखते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर आपकी क्लास में इंतज़ार नहीं कर रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या निर्णय लेंगे। तो इससे रिलेटेड होते हैं कि आप आपकी थिंकिंग प्रोसेस को दिखाते हैं कि आप कितना सीख सकते हैं या फिर किस तरह से आप अपने क्लास को डिसिप्लिन रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बस ये व्यवहारिक ही है, ज़्यादा आएंगे इसमें। और आप अपने एक्सपीरियंस से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य है। देखिए, शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करना। ओवरऑल ये है कि उनको रियल लाइफ के लिए तैयार रखना है ना, कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, उनके लिए हमें स्टूडेंट्स को तैयार रखना है। तो इसका सबसे मेन उद्देश्य यही है कि जो भी समस्याएं हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, जो भी उनकी लाइफ में आएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है। तो देखिए, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, तो ये भी हो सकता है। अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, ये भी हो सकता है। लैक ऑफ वैल्यूज, ये भी। तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर हमारा टीचिंग मेथड अच्छा नहीं होगा तो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देंगे। अगर हम इंटरेस्टिंग होकर नहीं पढ़ा रहे, बोरिंग से पढ़ा रहे हैं, जैसे लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। हम बीच बीच में क्या क्वेश्चन आंसर का यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जो भी न्यू इनोवेटिव मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे क्लास में ध्यान दें और उनको भी पढ़ने में मज़ा आए। मीन्स हमें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स यूज करनी चाहिए, नहीं कि ऑटोक्रेटिक, मीन्स टीचर सेंटर्ड नहीं। क्योंकि हम लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो और अध्यापक नेतृत्व की कमी, तो लीडरशिप में जो कमी है तो उसकी वजह से भी अनुशासनहीनता होती है। और मूल्यों की कमी, मीन्स मॉरल वैल्यूज नहीं पता है तो उससे भी क्या होगी? अनुशासनहीनता होगी। तो इसलिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्रधानाचार्य हैं और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर नहीं आते तो आप क्या करेंगे? तो उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे, ठीक है। उसको सबके सामने डांटेंगे, तो ये तो कभी भी नहीं करना है, डांटने वाला काम कभी नहीं करना है। उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, ये हो सकता है। रिपोर्ट अच्छे तरीके से बात करेंगे, ये भी ये तो नहीं करना है। और पहले हम उसको मौका देंगे, है ना। पहले हम जानेंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर इसलिए जो भी होगा, जो भी कार्यक्रम है कुछ भी, ठीक है, तो हम बाद में उससे अकेले में बात करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे और उससे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर। तो देखिए, इसमें क्या तैयार किए हुए नोट्स को पढ़ता है, पहले से अच्छे नोट्स की तैयारी करता है, विद्यार्थियों को चर्चा विचार में चर्चा विमर्श में व्यस्त रखता है, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण दीक्षा में व्यस्त रखता है। तो हमें क्या करना है? इफेक्टिवली बच्चों को क्या करना है? इन्वॉल्व करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसका सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षा के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, कक्षा अनुशासन, शिक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण का समय विभाग चक्र, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता। तो देखिए, अगर बच्चों में रेडीनेस ही नहीं है ना, अगर पढ़ने के लिए वो तत्पर ही नहीं है तो फिर हम नहीं सिखा सकते। देखिए, अगर आप बीएड में पढ़ेंगे तो आप लर्निंग के 3 रूल्स पढ़ेंगे, मीन्स 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। रेडीनेस होता है, इफेक्ट होता है और प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने दिए थे। तो सबसे पहले उसमें है कंडीशन क्या है कि पढ़ने के लिए विद्यार्थी तत्पर होने चाहिए, मीन्स रेडी होने चाहिए, वो रेडी होने चाहिए पढ़ने के लिए। सबसे पहले कंडीशन यही होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इफेक्ट और फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस। अब देखिए, आत्मानुभूति शिक्षा को बचाने में सहायता करती है ना, एम्पैथी।
तो ये पक्षपात से, रूढ़िवादिता से, अपशब्दों से, उपयुक्त सभी, तो उसका अंत हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, तो देखिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा भाव के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए। अध्ययन में विद्यार्थी की सहायता करना, ये तो होगा ही। विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सहायता करना, तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा। सीखने में बड़ा बाधक है, तो देखिए फेल होने का डर, आलोचना का डर, मूर्खतापूर्ण जवाब का डर, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। अब देखिए जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये सब हमारा क्या होना चाहिए, छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। मतलब जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा करिकुलम है, सब हमारा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए है ना, मतलब बच्चे को हमें सिखाना है। तो इसलिए जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, जो भी प्रोसेस है, वो सब क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए सब कुछ। अब देखिए ये क्या है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें कम उत्तरदायित्व है ऐसा तो नहीं है, इसमें छुट्टियाँ अधिक है, यह एक पारिवारिक व्यवसाय है ऐसा भी नहीं है, तो यह एक समर्पित व्यवसाय है। ठीक है, मतलब हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण लगन के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। अगला देखिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है, तो देखिए विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें, इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी शिक्षण की जिस विधि से संभव है वह है वाद विवाद विधि। देखिए अगर हम डिस्कशन मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सीखेंगे, और ये है कि हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। हमें मतलब ऐसी मेथड यूज करनी है जिसमें बच्चे, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट है वो एक्टिव है ना, एक्टिव रहें, ये नहीं कि वो पैसिव रहें। मीन्स जैसे लेक्चर मेथड होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं, है ना, मतलब वो सिर्फ सुनते रहते हैं बेचारे, है ना। बट हमें ऐसी मेथड यूज करनी है जिसमें वो एक्टिव रहे, और इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग हो, ठीक है, वो खुद करके सीखें। तो देखिए व्याख्यान विधि में तो हो नहीं सकता, टेक्स्ट बुक मेथड में भी नहीं हो सकता, स्टोरी टेलिंग में भी नहीं हो सकता, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे। तो ये तो कहीं भी हो सकता है ना शिक्षण कार्य, तो अपने देश के किसी भी स्थान में। सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो बालक की आवश्यकता अनुसार बनाया गया हो, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया, बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। छात्रों में स्व अध्ययन का विकास कैसे विकसित किया जा सकता है, तो स्व अध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना, छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए सिर्फ व्याख्यान दे के तो सिर्फ नहीं हो सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें भी होने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो अपने व्यक्तिगत कार्य को बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो कभी भी नहीं करना है। शिक्षण अधिगम को, विद्यालय स्वच्छता को, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, शिक्षण अधिगम को हमको ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि काम तो यही है ना, पढ़ाने का ही काम है। अब देखिए आगे बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, बस ये व्यक्तिगत कार्य और ये नहीं होना चाहिए, विद्यालय स्वच्छता भी होनी चाहिए, बट जो प्राथमिक कार्य क्या है, शिक्षण अधिगम। कक्षा में आपकी दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, तो नवीन शिक्षण विधियाँ, ठीक है, शिक्षण का कथन भी हो सकता है, बट सिर्फ यही नहीं होगा। नवीन शिक्षण विधियाँ, अगर हम न्यू मेथड्स निकालेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड निकालेंगे, जितने भी न्यू मेथड हैं, इनोवेटिव मेथड हैं, तो उससे वही सबसे बेस्ट है क्लास में। शिक्षण के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण। देखिए अगर जो सुंदरता है ना, वो तो सिर्फ ये है कि फिजिकली वो फिट है, ठीक है, बट मेंटली भी होना चाहिए, मीन्स उसको नॉलेज होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार है ये भी ठीक है, हाजिरी जवाबी बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है, अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण, मीन्स अगर वो बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, उनको सम्मान करते हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देते हैं, और उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वही सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए। मीन्स बच्चों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आसानी से उनसे क्वेश्चन पूछ सकें, उससे बात करने में डरे नहीं, ठीक है, तो इस टाइप के वो सबसे बेस्ट होगा। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो कभी भी नहीं करना है, ध्यान तो बिल्कुल देना है, उसे अधिग्रह कर देंगे ऐसा भी नहीं है, उसे इनाम देंगे ये भी नहीं है, सिर्फ इनाम दे के ही नहीं हो सकता, उसका कारण जानने का उपचारिक विधि अपनाएंगे, है ना, तो उसका हम कारण जानेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। 2 टाइप की टीचिंग होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपात पर है, उपयुक्त कथन पर आपकी क्या राय है।
तो यह देखिए पूर्णतः कथन, ये कथन क्या है, पूर्णतः गलत है। ऐसा थोड़ा ना होगा। शिक्षण के प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपाती पर थोड़ा है कि तुम अच्छा पढ़ाओगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम बेकार पढ़ाओगे तुम्हें बेकार पैसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, पूर्णतः गलत है और ये तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन में परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन। अगर हमें अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आप परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहे हैं। यदि वो अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे, ठीक है। उसके अनदेखी करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के लिए अंतर्गत पंजीकृत करेंगे। तो बिल्कुल हम उसे रजिस्टर करेंगे कि इसने नकल की है। दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है। दूरस्थ शिक्षा के बारे में देखिए, दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये इसमें क्या है, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। जो शिक्षा के प्रचार है तो अच्छा प्रयास है। विद्यार्थियों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है, ऐसा तो नहीं है आर्थिक लाभ। इससे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, इसमें घर बैठे शिक्षण सामग्री इसमें मिल जाती है। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि, है ना, मुझे नौकरी की आवश्यकता है। अब देखिए अगर नौकरी की आवश्यकता है तो जरूरी थोड़ा है कि हम टीचर ही बनेंगे, हम कुछ और भी बन सकते हैं। इस व्यवसाय में अच्छा वेतन है, वैसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छा वेतन है तभी हम उसे करेंगे, और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। अन्य व्यवसाय में कम छुट्टियाँ हैं, ऐसा भी नहीं है ना। अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हारा पैशन होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। को आप मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाते हो तो आपका अगर पैशन है तो वो सबसे बेस्ट है। ये शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है, इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। शिक्षक का मुख्य कार्य है, तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, देखिए विद्यार्थियों को पढ़ाना भी है, सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना भी है, गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण भी देना है, और उपयुक्त सभी। तो ये सब आ जाएगा इसमें। देखिए मैं वो ये बता रहा था, दो टाइप की टीचिंग होती है, एक होती है रेमेडियल टीचिंग और एक होती है डायग्नोस टीचिंग, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की होती हैं, और ये उपचारात्मक विधि और निदानात्मक विधि, ठीक है। निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोस करना, मतलब हम डायग्नोस करते हैं, मतलब जानते हैं कारणों को, फिर उसका उपचार देते हैं, मीन्स रेमेडी देते हैं, रेमेडियल टीचिंग। अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा, अगर विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है, तो देखिए शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों में तालमेल का अभाव, शिक्षा में जिम्मेदारी का अभाव। तो ये शिक्षा प्रणाली जो भी एजुकेशन सिस्टम है वही अनुशासनहीनता का कारण है। आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, तो व्यवसाय के साथ जीवन उपयोगी, तो दोनों होनी चाहिए, मीन्स व्यवसाय के साथ क्या होनी चाहिए, जीवन के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ना, व्यावसायिक शिक्षा भी अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। तो प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षा में पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है, शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, शिक्षा समाज के लिए लाभकारी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो यह है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यता रखना, ठीक है। तो टीचिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि आप में वो सारी एबिलिटीज होनी चाहिए जो कि टीचर बनने के लिए डिजायरेबल होती हैं, ठीक है, ज़रूरी होती है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, मीन्स अगर आप किसी टीचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जो भी काम कर रहा है उसको वो कार्य क्षमता बढ़ जाती है और अच्छे से उसको कार्य को करता है, मीन्स लगन के साथ और अच्छे से करेगा। अब सिर्फ टीचर की ही नहीं हो, हर किसी प्रोफेशन में। अब देखिए भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो यह है उद्देश्यहीन शिक्षा, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति है अभी बहुत पुरानी है, अभी 2020 में बनके तैयार हुई है, तो अब लागू होगी नहीं।
शिक्षा का नेतृत्व होना चाहिए, तो ये लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, में से प्रभुत्ववादी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक और छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, मतलब वैसे RD 2009 में आया था, बट ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि, ठीक है, देखिए व्यक्ति को विद्वान बनाती है, सही है, व्यक्ति को धर्म प्रचार के लिए समर्थ प्रदान करती है, इसे स्वावलंबी बनाती है, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है, तो देखिए विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, तो हेल्थ के लिए ना, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इससे। मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूँगा, देखिए पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है आज्ञा पालन की, बिल्कुल, योग्यता और ज्ञान की, दोनों एबिलिटी और नॉलेज होनी चाहिए, समर्पण एवं निष्ठा की, उपयुक्त सभी, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए अगर कुछ विद्यार्थी कोई भी गलती कर रहा है, ठीक है, चाहे वो देर से आ रहा है या वो अनुशासनहीनता कर रहा है, कुछ भी गलती कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसका कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले आपको कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा विद्यार्थी की सहायता करने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए उसे प्रश्न पूछने से मना करेंगे, देखिए ऐसे कभी भी नहीं करना है ना, प्रश्न पूछने से मना नहीं करना उनको, प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करें, तो हम प्रश्न पूछने के लिए सराहना करेंगे, मीन्स उसको और प्रोत्साहित करेंगे कि और प्रश्न पूछें। ठीक है, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो देखिए निष्पक्ष व्यवहार के, बिल्कुल, ठीक है, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार की, तो बिल्कुल, और ए और बी दोनों, इससे इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, ठीक है, तो ये आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, उसी कक्षा में खड़े होने के लिए करेंगे, देखिए उसको कभी भी सजा नहीं देनी है हमें, उसी कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं करना है, चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे, ये भी नहीं करना है, अपने शिक्षण को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे। देखिए अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में, ठीक है, तो और बच्चे उसमें बिल्कुल ध्यान देंगे ना, इंटरेस्टिंग पढ़ाओगे तो बच्चे ध्यान देंगे, मीन्स बच्चे इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो आप फिर क्या करेंगे? उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। जो आपकी रचनात्मकता और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए? तो उसे एक मित्र की तरह मानना चाहिए। नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए माता पिता भी हैं, विद्यालय भी है, समाज भी है, सब हमें नैतिक शिक्षा सिखाते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? तो ये गृह कार्य का है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, और ये NCF जब आया था उसमें भी था कि बिना बाहर की शिक्षा या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो देखिए इस तरह से हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए आपने इसमें क्वेश्चन देखे होंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चे क्लास में गलती कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा, और प्रिंसिपल के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, साथ ही अध्यापक के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, इसी टाइप की चीज़ें पूछी गई हैं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और आप अपने एक्सपीरियंस से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ सोचने का ही है। तो ये थर्ड पार्ट था इस सीरीज का, ठीक है, 2019 का जो BED एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था उसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हिंदी लैंग्वेज और GK और रीजनिंग पार्ट हो चुका है, और ये आपकी टेस्ट भी हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।